नमस्कार। इस समय देश और दुनिया में कोरोना की मार पड़ रही है। हर कोई कोरोना को लेकर परेशान है, लेकिन जितना कोरोना से परेशान है, उस कोरोना के जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी कम परेशानी वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका जैसे देशों में भी लगातार इसका जो साइड इफेक्ट है, वो खास तौर से दिखाई दे रहा है हमारी मेंटल हेल्थ पर। हमारी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। हमें डिप्रेशन, एंजाइटी लगातार बढ़ती जा रही है। फिल्मों में तो अमिताभ बच्चन के गाने में मैं और मेरी तन्हाई अच्छा लगता है, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन में ये तन्हाई बहुत परेशान कर रही है। वैसे भी मेंटल इलनेस जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका में करीब करीब 26% लोग मेंटल इलनेस के शिकार हैं, और हिंदुस्तान में भी हर 7वां आदमी जो है वो मेंटल हेल्थ के हिसाब से ठीक स्थिति में नहीं है। उसके बाद भी हम लोग इस पर चर्चा करना नहीं चाहते, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और इसीलिए इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मनु तिवारी, जो इस वक्त नोएडा में फोर्टिस हॉस्पिटल के मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड भी हैं और लंबे समय से लोगों का ध्यान रख रहे हैं, खासतौर से मेंटल हेल्थ का। डॉक्टर तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आपने हमारे लिए सत्य हिंदी के लिए समय निकाला है। डॉक्टर साहब, नमस्कार। बचपन में मेरे मास्टर जी कहते थे कि मैं तो अच्छों का दिमाग ठीक कर देता हूँ। आजकल जो है सभी लोगों का दिमाग जो है ठीक नहीं चल रहा है, और हम लोग बड़ा घबराते हैं कि ये बात की जाए किसी से कि हम मेंटली परेशान हैं। इस समय खासतौर से जब लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, तो हर कोई आदमी जो है एंजाइटी से, डिप्रेशन से परेशान है। आप ही की शरण में आना पड़ता है। क्या करें? क्या किया जा सकता है? ये बात बिल्कुल सही कही आपने। देखिए, मैं मतलब दो हिस्सों में इस चीज को बांटना चाहूंगा। एक तो ये हो गया कि जो लोग पहले से ही थोड़े मेंटली इलनेस से सफर कर रहे थे, और कुछ जो अब नए हालात की वजह से अफेक्ट हो गए हैं, जो पहले नहीं थे लेकिन अभी अफेक्ट हो गए हैं। इन दोनों ही सिचुएशंस में पेशेंट्स की या सलाह लेने वालों की मात्रा बढ़ी है। कुछ फीसदी तो बढ़ी है। मैं रोज जो मेरे कंसल्ट होते हैं, मैं लोगों से बात करता हूँ, उसमें ये बात समझ में आई है कि कोरोना 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 जब जब ये लोग सुनते हैं तो उनके अंदर एक भय और एक डर घुस जाता है, और जिसको वो चाह के भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अब जो लोग पहले से ही थोड़े एंजाइटी और डिप्रेशन में थे, उनको अब कहते हैं ना कि चोट वाली जगह पे दोबारा चोट लगाओ तो और दर्द हो जाता है। तो वही सेंसिटिविटी उनकी पहले से ही बढ़ी हुई है, और इस तरह की चीज सुनकर उनके अंदर डर लग जाता है। अब उनकी बात करें, जो लोग भी पहले से सिर्फ बीमार नहीं थे, अब उनका लॉकडाउन पे क्या फर्क पड़ा। लॉकडाउन का मतलब है कि आपसे एक तरीके से जो आप सोचते थे, आपकी आजादी थी, ये सब चीजें एकदम से छिन गई। हम चर्चा कर रहे थे कि जो पेशेंट्स हैं अभी खासतौर से जो लॉकडाउन की वजह से परेशान होकर मेंटल एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या जो पुराने भी पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए अभी क्या रास्ता दिखाई देता है? क्योंकि आजकल तो ज्यादातर हॉस्पिटल्स बंद हैं। क्या हम लोग ऑनलाइन इस पर सलाह ले सकते हैं, या किस तरह का इलाज किया जा सकता है? हाँ, मैं जैसे बता रहा कि ये मुश्किल हालात हैं, और जिस तरीके से देखा जाए तो ना हमारी जनरेशन में, ना हमारी पहली वाली जनरेशन में इस तरह की कोई भी इंसिडेंट्स या इवेंट्स देखे। तो एक केओस तो मचा ही है हर तरफ, और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके हल भी निकल रहे हैं। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि टेलीमेडिसिन कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ। इसमें अब क्या हो रहा है कि सब लोग अपने घर की सेफ्टी में रहकर डॉक्टर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा हेल्प हुआ है एक तरीके से, क्योंकि लोग परेशान तो थे, चाहे फिजिकल इलनेस हो या मेंटल इलनेस हो, हर तरफ परेशान थे, और अपने डॉक्टर से मिलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। तो सबसे अच्छा रास्ता जो आज की डेट में निकला है वो ये है, ये टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है और जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। मैक्सिमम देखा गया कि 75% पेशेंट्स में आपको कोई फिजिकल एग्जामिनेशन डायरेक्ट टच करने की जरूरत तो होती नहीं। आप देख कर, समझ कर, उनसे हिस्ट्री लेकर ही बहुत चीजों को उनकी सलाह दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज आज की डेट में हम लोगों को है। डॉक्टर साहब, इस समय जी
जी, देखिए जैसे आपने पूछा था मुझसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या हो रहा है। एंजाइटी का देखिए हम लोगों की भाषा में या साधारण भाषा में मतलब होता है कि एक्सेसिव वरी अबाउट छोटा-छोटा चीज़। मतलब अब एक अत्यधिक चिंता करने लग जाते हैं, ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, उन चीज़ों पर भी जिन चीज़ों पर आपका कोई बस नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं। आप सोचने लग जाते हैं, ये कैसे होगा? ये हो गया तो क्या होगा? वो हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? और इस तरीके से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड चलता जाता है जिसका कोई अंत ही नहीं होता। जी। जैसे-जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशंस आती हैं, फैक्ट्स आती हैं, हम उसको सब कुछ को फेस वैल्यू पे लेने लग जाते हैं और उसी तरीके से एक लूप चल पड़ता है जिसमें बहुत सारे गैर वाजिब विचार आपके दिमाग में घूमने लगते जी। हैं। ब्रेन हमारा बना इस तरीके से है कि वाजिब और गैर वाजिब विचारों के बीच फिल्टर प्रोसेस हमेशा ही चलता है। यानी कि गैर वाजिब विचारों को हमारा ब्रेन रिजेक्ट करता है और वाजिब विचारों पे कंट्रोल करता है और या उस पे एनालिसिस करता है। एंजाइटी में, डिप्रेशन में ये फिल्टर जो होता है, जिसको हम लोगों की भाषा में टेक्निकल भाषा में लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें क्या होता है फिर अब गैर वाजिब विचार आपके कॉन्शियस ब्रेन में या इंटेलेक्चुअल ब्रेन में कंटिन्यूस चलते रहते हैं और अच्छे खासे इंसान को परेशान करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि आप सुइयों के बेड पे बैठे हुए हैं और कोई ना कोई सुई चुभती जा रही है मुझे। जी, अभी जिस तरह से खासतौर से आपने जो बात ज़िक्र की, वही बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि बहुत सारे लोग हैं, जिनको इस समय अभी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उससे बहुत सारे लोगों को लग रहा है, पहला जो बड़ी चिंता है, वो नौकरी जाने का डर। हालाँकि अभी जो कंपनीज़ हैं, सरकार है, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन घर पर बैठकर काम करने के बावजूद लोगों को डर लग रहा है कि कहीं उनकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी जब लॉकडाउन खत्म होगा तो। एक ये जो है वो मेंटली बहुत परेशान कर रहा है। दूसरी जो बड़ी चीज़ परेशान कर रही है कि पहले एक ज़माने में होता था कि हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने जाएँ, तो हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे, प्राइड फ़ील करते थे, पूरे मोहल्ले को बताते थे। आज वही जो हमारा प्राइड है या फ़ख्र है, वो परेशानी का सबब बन गया है। जिनके बच्चे विदेशों में हैं या बाहर हैं, दूसरे बड़े शहरों में हैं और वो अकेले माता-पिता हैं, तो वो भले ही स्वस्थ हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि क्या हो जाएगा? तो क्या इलाज है इसका? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि हम कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएँ, हम कितने ही पढ़े लिखे हो जाएँ, एजुकेटेड हो जाएँ, बे बेसिक जो हमारे अंदर हर ऑर्गेनिज्म में, मैं इंसान नहीं बोलूँगा, हर जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति, जो भी लिविंग बीइंग है इस अर्थ पे, सबका बेसिक इंस्टिंक्ट है सबसे पहला सेफ्टी, सुरक्षा। हुँ, वो सुरक्षा जान की, अपने परिवार की और संसाधनों की, एक तरीके से। तो जान की सुरक्षा में आपका ये सवाल आ गया सेफ्टी का कि अभी जो लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक डर बैठ जाता है कि कहीं हमारे बच्चे को ना हो। जी, क्योंकि अक्सर वो लोग बाहरी खाना खा रहे होंगे, बाहर कहीं लोगों के बीच ऐसा ना हो जा रहे हों, जी, या हमने देखा कि बहुत से देशों में भी नेशनल लॉकडाउन भी नहीं हुआ है, तो लोग नौकरी में भी उनके लिए जाएँ या ना जाएँ, कंपनीज़ ने अभी इस चीज़ पे वो उन पे ही छोड़ा हुआ है। तो एक जी, बड़ा डाइसी है जी, कि कंपनी आपसे कहती है कि आप घर पे रह के भी काम कर सकते हैं और ऑफिस में भी रह के आप काम करने आ सकते हैं। तो ऐसे में सबको मालूम है कि ऑफिस में ही जाके काम करना हाँ, पड़ेगा। जी, और तो इस तरह से सेफ्टी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। तो ये जो डर है ना, ये मैं हूँ, आप हैं, कितने भी पढ़ लिख जाएँ, लेकिन जब हमारी जान पे बनती है तो हम सबसे पहले लगता है कि हम कहीं से सुरक्षा लेके आएँ, सेफ्टी लेके आएँ। जी, ये सबसे बेसिक। अब हमारी जान बच गई, हम सुरक्षा में हैं, अपने घर में हैं तो बहुत अच्छा है। अब दूसरी चीज़ आती है कि कब तक बना रहेगा? क्या हमारे पास खाने-पीने का सामान है? तो हम बिल्कुल, देखते हैं कि लोग पैनिक बाइंग करने लग जाते हैं, चीज़ें होर्डिंग करने लग जाते होर्डिंग हैं, कर इकट्ठे करने लगे। ज़रूरत हो या ना हो, सब इकट्ठी कर लो। क्यों? वो डर या असुरक्षा इतनी ज़्यादा है कि आपको लगता है कि अगर आपके आस-पास चीज़ें होंगी तो आप सेफ हैं। जी, तीसरी चीज़ आ जाती है कि कब तक मेरे पास इन चीज़ों के लिए पैसे बने रहेंगे कि मैं ये सब ले सकूँ, है ना? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इन तीनों ही चीज़ों में हमने एक चीज़ कॉमन है कि इस वक़्त ये जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इसमें लोगों को इन तीनों ही चीज़ों पे शक सा होने लग गया है। जी, अपने ऊपर भी, अपने आस-पास के माहौल पर भी और सरकार पर भी और
क्योंकि उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, सब लोग एकदम से हताश हो रहे हैं जब न्यूज में सुनते हैं कि ये गवर्नमेंट ने हाथ डाल दिया कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया है। फिर कल उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी वही हालात हो जाए। कंपनीज के बारे में अपने दोस्तों से सुनते हैं कि भाई उसने बोल दिया कि तुम 50% सैलरी कट ले लो, तुम 25% सैलरी कट ले लो, वॉलंटरी ही ले लो। अब वॉलंटरी तो क्या नौकरी में होता है। तो अब उनको लगता है कि आज तो ये बोल रहे हैं, फिर कई बार इस तरह के मैसेजेस आते हैं लोगों को कि या तो आप हम 25% लोगों को नौकरी से निकाल दें या 25% लोग अपनी सैलरी कट कर लें, जिससे कि हम सबका खर्चा चलता रहे। तो ये एक और असुरक्षा की भावना पैदा कर देता है, क्योंकि जिस आय वर्ग में कोई भी हो उसकी एक लाइफस्टाइल है जिसमें उसके पास शायद उतना ही खर्चा, उसका खर्चा उतना होता है। हाँ, खर्चा भी है, घर का लोन भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, या बुजुर्गों की हेल्थ कंडीशन, उसके खर्चे भी हैं। तो उस हिसाब से उसने अपनी चादर फैलाई होती है। अचानक उसको लगता है कि आज चादर छोटी करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे। तो एक और असुरक्षा की भावना। तो और कंट्रोल हमारा किसी भी चीज पर नहीं है इनमें जी। एक और एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जी। एक और असुरक्षा या दिमागी जो फितूर कहना चाहिए परेशानी है, वो ये है कि इस समय 130 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, और 10,000 पेशेंट्स अभी सामने आए हैं कोरोना के पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जो लोग मेंटली थोड़ा सा फिट नहीं है या इलनेस फील कर रहे हैं, वो समझते हैं कि उनको कोरोना हो गया है, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, नहीं हो, और वो बेवजह कोरोना के पेशेंट बनने लगते हैं। तो इसका क्या इलाज हो सकता है? क्योंकि 120 करोड़ में से 130 करोड़ में से 10,000 ही तो लोग हैं अभी। जी, देखिए यही तो एंजाइटी की खासियत है, या एंजाइटी की आप बोल सकते हैं कि आपका सोच इतनी बदल देता है कि जरा सी चीज को भी आप 2 पैसे की चीज को 20 पैसे बना देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं जी। जो खराब चीज है या गैर वाजिब है, और जो वाजिब चीज है अगर वो 100 है तो उसको आप 1 पैसा कर देते हैं। इसको हम लोग मिनिमलाइजेशन बोलते हैं कि जो गैर वाजिब चीज है उसको तो हमने मैग्नीफाई कर दिया। आज हमें 10,000 दिख रहा है तो वो हमें 10 करोड़ के बराबर दिख रहा है कि 10 और 1 मतलब 1 करोड़ और 10 इतने लोगों को कुछ नहीं हुआ है, 100 करोड़ लोगों को तो वो नहीं है कि अरे इनको तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। हाँ, वो नहीं दिखता, वो चीज दिखना ही बंद हो जाता है। बस आप ये समझ लीजिए कि एक सफेद कागज में एक डॉट लगा है तो आप बस उसी डॉट को ही देखे जा रहे हैं, पूरे कागज को तो आप देख ही नहीं पा रहे। मतलब बड़ी पिक्चर तो आपने देखी ही नहीं है, आप बस आपका जो ध्यान है उस काले टीके पर है जो सफेद कागज में लगा हुआ है कि यही है जो कि वो पूरी पिक्चर का कुछ भी हिस्सा नहीं है, बहुत बारीक। लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन जो पेशेंट्स के नंबर में देख रहा था कि हम हिंदुस्तान में ही करीब करीब 20 करोड़ लोग, 2017 का आंकड़ा मैं देख रहा था तो उसमें 19 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट्स हैं, मेंटल इलनेस के पेशेंट हैं वो हैं। उसमें 4.5 करोड़ जो हैं करीब करीब एंजाइटी के हैं, 4.5 करोड़ के करीब ही डिप्रेशन के लोग भी हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग, जब आप कह रहे हैं कि हर 7वां हिंदुस्तानी मेंटल इलनेस का पेशेंट है या हर चौथा अमेरिकन मेंटल इलनेस का पेशेंट है, लेकिन हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। सरकारें भी इसे नहीं मानती। मैं देख रहा था कि नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी हमने 2014 में बनाई है, मतलब बहुत ही जल्दी जागे हैं हम लोग। WHO ने भी 2004 में प्रिवेंशन पर पूरी एक पॉलिसी बनाई थी। तो ये जो नॉन सीरियसनेस भी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर मैं आपसे इलाज के बारे में थोड़ा सा पूछूंगा जल्दी। देखिए, इसका कम्युनिटी लेवल पे ऐसा देखें ना कि मेंटल इलनेस की वजह से जो हमारे रिसोर्सेज का यूज होता है और कोई इंसान प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, ये चीज जब हमने इनडायरेक्ट स्टडीज करी और लोगों ने इवैल्यूएशन करने शुरू किए, तब समझ में आया कि मेंटल इलनेस का कितना बड़ा योगदान है, या मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा योगदान है किसी भी कंपनी में, किसी भी परिवार में, या किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट में। अब जब ये चीज उनको समझ में आई, चेकिंग करना शुरू किया, तब समझ में आया। और दूसरा ये हुआ कि पहले मेंटल इलनेस को सिर्फ एक वर्ड से जोड़ देते थे, पागलपन जी। बाद में जब उन्होंने इस कैटेगरी को ब्रॉड किया तो कहा कि कॉमन मेंटल इलनेस। कॉमन मेंटल इलनेसेस क्या होती हैं? जो आम लोगों को आम परेशानियां हैं, जो बिल्कुल साधारण है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन, ये कोई गंभीर बीमारियां नहीं है, लेकिन ये बीमारियां हैं और इनका इलाज नहीं है। इसके लिए आपको किसी
असाइलम में नहीं एडमिट होना है, कहीं जाके भर्ती नहीं होना है। जब लोगों को ये समझ में आया और जब इन सब चीजों की दवाइयां डेवलप हुई, तब लोगों को लगा कि अरे ये चीज तो ठीक हो सकती है। और जब ये ठीक हो सकती है तो इससे हमारा प्रोडक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना इंप्रूव हो जाता है। ये करते करते जुड़ते जुड़ते हम यहाँ तक पहुंचे। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो पहले हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज से ही झगड़ा करते रह गए, अब जाके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आए हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हाँ, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पे जरा ज्यादा तवज्जो है और मेंटल इलनेस पे अब तवज्जो आनी शुरू हुई है। जी सर, ये बताइए मुझे, वक्त हमारे पास कम है, कि क्या इलाज किया जा सकता है? डॉक्टर मनु तिवारी और जो बड़े साइकेट्रिस्ट हैं आप जैसे, उनके पास जाना तो है ही, लेकिन घर में रहकर लॉकडाउन में, या एक सामान्य घर का जो घरेलू इलाज है ना, हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि हर चीज का इलाज हल्दी होता है हमारे पास, तो क्या किया जा सकता है कि कम से कम? जी देखिए, इसके लिए दो फिल्टर आप अपने पास लगा लीजिए। क्या ये बीमारी, क्या ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं? अब एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब हमारा इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर जो असुरक्षा दे रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पहली और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें सारी जितनी फैक्ट्स और न्यूज मिल रही है उसको फिल्टर करके देखना है। हर चीज हम पे लागू नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनको सबको ये रखनी है, जरा सी कोई भी फैक्ट या न्यूज आया हम उसको फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जहां हमने उसको लिया हमारे अंदर से एंजाइटी क्रिएट होने लग जाएगी। हेल्दी लाइफस्टाइल अपने, देखिए जैसे एरोप्लेन में बोलते हैं कि पहले खुद का ध्यान रखिए फिर दूसरों का ध्यान रखिए, पहले अपने लिए ऑक्सीजन लीजिए। तो सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान रखिए। अपने बहुत चीजें तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें तो हैं। आप समय पे सो सकते हैं, समय पे उठ सकते हैं, एक दिनचर्या मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े गोल नहीं, छोटे छोटे गोल बना सकते हैं। लाइफ को इस वक्त अगर जितना हम स्ट्रक्चर करेंगे शायद उतनी एंजाइटी हमें कम होगी। दूसरी चीज, यदि हमने बोला है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, हम ऐसे टाइम पे अपने मित्रजनों से मिल सकते हैं, वर्चुअल नेटवर्क से उनके बारे में बात कर सकते हैं। कई बार बैठे बैठे एंजाइटी इतनी बन जाती है कि आपको फिजिकली टेंशन महसूस होने लग जाती है। उसके लिए सबसे जरूरी है कि एक्सरसाइज, 5 मिनट का, 10 मिनट का, बस मैं तो कहता हूँ सिर्फ 10 मिनट का एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा आपकी जो नर्वस एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है वो रिलीज होती है, आपको एक रिलीफ मिलता है, एक्सप्रेशन हो जाता है। वो एक्सप्रेशन शब्दों में भी हो सकता है, फिजिकल एक्सरसाइज में भी हो सकता है। तो इस वक्त सबसे बड़ी हेल्दी तो यही चीज है हमारी। डाइट में कुछ खास चीज का यूज करना चाहिए? डाइट में देखिए, जो आपको एग्जिस्टिंग बीमारियां उसके हिसाब से खाइए, उसी जो इतनी प्रिकॉशंस लेने हैं वो लीजिए। मेंटल हेल्थ के लिए डाइटिंग में उतना एक आप अपने ऊपर एडिशनल प्रेशर डाल देंगे। ज्यादा तेल मसाले वाला खाना ना खाएं, नहीं तो पेट को लॉकडाउन नहीं बोला हमने, वो निकल आएगा बाहर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका और बाकी चीजें, फिर तनाव उसका भी होने लग जाएगा कि ये कैसे होने लग गया। आज की डेट में हम देखते हैं किसी का भी वजन बढ़ता है तो सबसे बड़ा तनाव आ जाता है कि मेरा वजन क्यों बढ़ गया। आखिरी सवाल सर। तो जी सर, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जी कि अब इंटरनल फैक्टर्स जब हम बात करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स मतलब कि हमारी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, कि क्या हम किसी भी बीमारी के लिए कितने प्रोन हैं। ऐसे मौके पर डॉक्टर की सलाह और थेरेपी और दवाइयां बहुत काम आती है। हाँ, डॉक्टर की सलाह लेना तो जरूरी है ही। जी तो यहाँ पर ये बस ये रहता है कि हर चीज हम एक्सटर्नली भी कर सकते। कई बार हमारे अंदर जेनेटिक वल्नरेबिलिटी भी होती है और ऐसे ट्रिगर्स उन चीजों को सामने ला देते हैं और हमारे सिम्टम्स फुल ब्लोन आने लग जाते हैं। हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए और फिर उसके हिसाब से दवाइयां और उन चीजों के लिए भी ध्यान रख लेना चाहिए। जी, आखिरी सवाल सर, बचपन में हम पढ़ते थे कि भाई मानव जो है, आदमी जो है वो सोशल एनिमल है, और हिंदुस्तान तो वैसे भी सोशली कल्चरली हम लोग फैमिली और परिवार और रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। आज आपने नया नाम दे दिया है सोशल डिस्टेंसिंग का कोरोना को, जिसको आपने ठीक तरीके से कहा फिजिकल डिस्टेंसिंग।
लेकिन हम परिवार के साथ रहकर भी क्यों एंजॉय नहीं कर पा रहे? पहले हम शिकायत करते थे कि डॉक्टर साहब आपके पास जाते हैं तिवारी जी, आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता है घर के लोगों के लिए, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, नौकरी में। आज जब घर के साथ हम जुड़े हैं तब क्यों परेशान? बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए इसमें लेकिन हमको आज देखिए, आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, कल जब हमारा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हम लॉकडाउन को मिस कर रहे थे, हम घर में तो बैठे थे आराम जी सब लोगों के बीच थे। तो इंसानियत की खासियत है कि जो उसके पास नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान देना, और जो है उस पर तो उसको नजरअंदाज कर देना। ये हमारे अंदर हमेशा ही रहता है। दूसरी चीज देखिए, बहुत महीन बात यह है कि बहुत सारी फैमिलीज फंक्शनल फैमिलीज भी नहीं है, डिसफंक्शनल फैमिली है, उनमें आपस में भी नहीं बनती है। तो पहले तो क्या था, काम की वजह से, बाहर जाने की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, संवाद नहीं होता तो कह देते थे कि संवाद ही इसलिए नहीं हो पा रहा कि समय नहीं है। आज समय है लेकिन संवाद तो अभी भी नहीं है। संवाद इसलिए नहीं है, हाँ, संवाद इसलिए नहीं कि कभी कोशिश ही नहीं करी उसको हम। और देखिए, और ऐसे टाइम पे एक उल्टा प्रभाव पड़ जाता है, जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जिनके संग आपकी बनती नहीं है, जमती नहीं है, और वो एक साथ ही सब एक ही छत पर हैं, तो और झगड़े बढ़ने लग जाते हैं जी। तो सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे जरूरी इस टाइम पर कि हम लोग क्रिटिसाइज करने के बजाय, चलो ये कहीं से तो शुरू करें। जब ऊन का गोला उलझ जाता है तो कहीं से तो एक धागा पकड़ना पड़ता है, पूरा थोड़ी ना ऊन सुलझा लेंगे। शायद वहीं से एक धागा पकड़ते पकड़ते आपके पास सुलझाने की कोशिश, 40 दिन हो गए, अब तो सुलझाने की कोशिश करिए। कोई मैजिकल फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर सिर्फ बात सुनते रहेंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे तो भी बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जी जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब वैसे इस बात से समझ में आया कि सबसे जो असली इलाज है वो डॉक्टर ही है। डॉक्टर साहब ठीक से समझाते हैं इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और हमें लगा कि हम लोग अपनी जो स्थिति है वो सुधार पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।